हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैंकिंग टर्म्स जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ, एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, ये सब आखिर होता क्या चीज़ है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी चीज़ देखेंगे, भारत में इतनी गरीबी है, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि मार्केट में इतना ज़्यादा रुपया उतार देते हैं, सभी लोगों के पास लाखों 2 लाख ढेर सारा रुपया दे देते हैं, महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी समझदार देश ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मतलब आत्महत्या कर लेना उस देश के लिए होगा। जैसे एक बार वेनेजुएला ने, दक्षिण अमेरिका में एक देश है वेनेजुएला, उन्होंने भी ऐसा ही प्रयास किया था। गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने ढेर सारा रुपया छाप दिया और महंगाई अभी वहाँ 10 लाख गुना ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि अगर आप एक ब्रेड भी चाहते हैं वहाँ पर, तो आपको लाखों रुपये देना होता है। तो हर चीज़ को हम देखेंगे। और क्या भारत में इतनी ज़्यादा महंगाई अभी है और भी बढ़ती ही जा रही, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है क्या? तो साथियों, इसी वीडियो में हम सारा चीज़ देखने वाले हैं। देखिए, आरबीआई आरबीआई के पास एक चाबी है जिससे कि देश की महंगाई को कम ज़्यादा कर सकता है, वो है मौद्रिक नीति। भारत के आरबीआई को मौद्रिक नीति बनाने का अधिकार है। मौद्रिक नीति का मतलब क्या हुआ? रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये सब चीज़ों के लिए नियम बनाने का अधिकार आरबीआई को है। कुल मिलाकर के मौद्रिक नीति किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई में। अब ये सब रेट होता क्या है, चलिए देखते हैं। हम लोग जब भी कोई रुपये निकालने जाते हैं तो हम जाते हैं एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, इसी तरह से बहुत सारे बैंक है, वहाँ हम जाते हैं। लेकिन जब इन लोगों को रुपये की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाता है? आरबीआई के पास। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये सभी बैंक है, इसका बैंक कौन है? आरबीआई। अब जब ये सभी आरबीआई के पास जाता है तो आरबीआई इसको क्या देते हैं? लोन देते हैं। तो ऐसे तो लोन नहीं ना दे देंगे। कोई भी बैंक काम करता है या फिर आपके गांव में साहूकार होंगे, वो सभी काम करता है, रुपया लेन देन करता है, तो वो ब्याज पर रुपया लेन देन करता है। क्योंकि अगर वो रुपया आपको देगा तो कुछ ना कुछ मुनाफा उसको चाहिए। तो आरबीआई जो बैंकों का बैंक है, वो किसी भी बैंक को जो लोन देगा, रुपया देगा, वो किस रेट पर देगा? रेपो रेट पर। क्योंकि इसको पता है आरबीआई को कि ये भी तो किसी न किसी को देगा ही ना, तो ये कहीं ना कहीं रुपया लगा करके फ़ायदा कमाएगा। तो ये भी आरबीआई भी इससे फ़ायदा कमाता है। तो आरबीआई जो है वो अन्य बैंकों को जिस रेट पर रुपया देता है वो क्या होता है? रेपो रेट होता है। ठीक है। अब ये बैंक जो है वो आम जनता को देगा। आम जनता को जो बाकी सभी बैंक जो देते हैं वो दो प्रकार का होता है। जनता भी दो प्रकार का होता है। एक होता है फेवरेट जनता। बैंक का फेवरेट जनता हो गया जिसके पास कि करोड़ों की उसमें अकाउंट में रुपया रहता है, लेन देन होते रहता है, अच्छा खासा बैंक चालू है उसका लेन देन। और दूसरा है नॉन फेवरेट जनता, मतलब इसके अकाउंट में बहुत कम रुपया है। जैसे कोई स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आप नॉन फेवरेट जनता में आते हैं, क्योंकि आपके खाते में ज़्यादा रुपये होता नहीं है। वहीं जो बिजनेस इंडस्ट्रियस लोग होते हैं, तो वो सभी उन लोगों के पास जो होता है, स्ट्रियस नहीं, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती हो जाता है। तो उन लोगों के पास जो है, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, उन लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा रुपया रहता है अकाउंट में। जैसे ही वो आता है, उन लोगों को आराम से बैठा करके उनको साथ में रुपया लेन देन कर लिया जाता है। तो ये बैंकों का जो ये जो बैंक है, ये बैंक जो है ये जनता को जो देता है वो दो रेट पर देता है। एक बेस रेट होता है, दूसरा पीएलआर होता है। पीएलआर का मतलब समझें तो पीएलआर का मतलब प्राइमरी लैंडिंग रेट होता है। क्या होता है? प्राइमरी लैंडिंग रेट होता है। तो जो जो लोग लेन देन करते हैं, जिनके पास अकाउंट में अच्छा खासा रुपया रहता है, उन लोगों को क्या मिलता है? बेस रेट पर मिलता है। और जो नॉन फेवरेट जनता है, जिसके अकाउंट में अच्छा खासा रुपया नहीं रहता है, उनको प्राइमरी लैंडिंग रेट पर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे देखिए, आरबीआई जो है ये इनको रुपया दिया, क्यों देता है? इनके पास रुपए की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है कि मात्र एक दिन के लिए इनको रुपए की ज़रूरत होती है। कभी क्या होता है कि 2 से 14 दिन के लिए होता है, और कभी क्या होता है 14 दिन से ज़्यादा के लिए होता है।
तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, एमएसएफ, रेपो और बैंक रेट में। एमएसएफ को कहते हैं अल्पकालीन, माफ़ करिएगा, इसको कहते हैं अति अल्पकालीन, क्योंकि मात्र ये 1 दिन के लिए या 1 रात के लिए ये रुपया दिया जाता है। वहीं पर रेपो रेट की बात करें तो इसका पीरियड है 2 से 14 दिन। 2 से 14 दिन की बात होगी तो वो हो जाएगा रेपो रेट में आ जाएगा। लेकिन 14 दिन से ज़्यादा रुपया चाहिए तो वो आ जाता है दीर्घकालीन यानी कि बैंक रेट में। इसमें इस तीनों रेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है रेपो रेट। इसीलिए आप हर जगह सुनते हैं कि रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट बढ़ गया। रेपो रेट जैसे ही बढ़ता है तो आपको लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये चीज़ होता है। तो अगर पूछे कि अल्पकालीन कौन सा है, याद रखिएगा रेपो रेट। अति अल्पकालीन में आपका आएगा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडर्ड नहीं होता, ये स्टैंडिंग होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। ये मात्र 1 दिन के लिए मिलता है, ठीक है। अब आरबीआई इन लोगों को ज़रूरत पड़ा तो ये आरबीआई के पास गया और आरबीआई इसको 3 तरीके से दे दिया, 1 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए, 14 दिन से ज़्यादा के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनको भी रुपए की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा होता है कि जैसे शनिवार और सैटरडे संडे, ये दोनों, सैटरडे को आधा ही चलता है, संडे को बंद रहता है। ऐसा हर जगह होता है कि तीसरे शनिवार, चौथे शनिवार को बंद रहता है। तो ऐसा होता है कि उस दिन रुपये का लेन देन होना नहीं है। तो अब 1 दिन ये रुपया रख करके क्या करेगा, तो ये दे देता है आरबीआई को, ये दे देता है आरबीआई को। तो अब ये बैंक जो है ये आरबीआई को जिस रेट पर देता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो देखिए रेपो रेट से जब भी रहेगा रिवर्स रेपो रेट कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ज़रूरत थी तब वो आरबीआई के पास आया, इन लोगों को ज़रूरत थी तब ये आरबीआई के पास आया। तो आरबीआई ने अपना रेट बताया कि हाँ आपको इतना रुपये पर दिया जाएगा। लेकिन अब जब ये सभी आरबीआई को देने जा रहा है, आरबीआई को तो रुपये की आवश्यकता नहीं है, वो कह रहा है ठीक है अगर तुम्हारे पास ज़्यादा रुपया हो गया तो दे दो हमको। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास ज़्यादा रुपया हो गया और ये मार्केट में उन रुपयों को उतार दिया, कहने का मतलब ये है कि मार्केट में इसको उतार दिया, मतलब लोगों को लोन मिल गया। तो लोन ज़्यादा मिलने से भी समस्या होती है। जब आपके पास रुपया होता है तो वहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करता है आरबीआई, इन लोगों का रुपया ले लेता है। तो जिस रेट पर लेता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, समझ गया। तो आरबीआई बाकी के बैंकों को जिस रेट पर रुपया देता है वो होता है रेपो रेट, लेकिन ये सभी आरबीआई को जिस रेट पर देता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। और ये सभी बैंक अब जनता को जो देता है, एक होता है बेस रेट जो कि अपनी फेवरेट जनता को देता है, दूसरा होता है पीएलआर, ये जो है कि कभी कभार जो लेन देन करता है जिसके अकाउंट में अच्छा खासा रुपया नहीं रहता है उन लोगों को इस हिसाब से दिया जाता है। अब देखिए महंगाई की यदि हम बात करें तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने बहुत सारा चीज़ नियम अपना करके रखा है। देखिए अगर अर्थशास्त्र में बोलें, रुपया को बोलते हैं तरलता, लिक्विडिटी। ये होता है आपका कैश। जब आपके पास आपके जेब में रुपया रहता है ना तो गर्मी ही रहता है, आप किसी को कुछ नहीं बूझेंगे, आपका जो मर्जी आएगा वो खरीदेंगे जब आपके पास रुपया है तो इसीलिए जो है क्या करता है कि आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा कैश को जो है वो अपने अंडर में रखना चाहता है। कैसे? देखिए 2 चीज़ होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। सीआरआर और दूसरा होता है एसएलआर। अब देखिए सीआरआर क्या होता है, तो कैश रिजर्व रेशियो होता है। अब ये कहा गया, जैसा कि आपको भी पता है कि अगर बैंक के पास रुपया रहेगा, अगर बैंक के पास रुपया रहेगा तो वो तो आदमी को लोन दे करके, लोन का हिंदी तो समझ लीजिए शाख होता है, याद रखिएगा लोन का हिंदी शाख होता है। अगर बैंक के पास रुपया है तो वो लोगों को लोन तुरंत दे देगा, आसानी से दे देगा। अगर लोन दे दिया और लोगों के पास रुपया ज़्यादा से ज़्यादा आ गया तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। तो आरबीआई कोशिश करता है कि बैंक के रुपयों को कंट्रोल करके रखें।
बैंक के रुपयों को कंट्रोल करके रखें, लोन जो है वो कंट्रोल से ही दिया जाए। तो इसके लिए दो चीज़ चलता है, CRR और SLR। ये CRR क्या है, अभी तुरंत हमने बताया, कैश रिजर्व रेशियो। कहने का मतलब ये है, CRR का मतलब है रिजर्व रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि यदि आप कहीं भी कोई भी दुकान खोलते हैं या फिर कहीं आप एडवांस रुपया जो देते हैं, वही हो गया, आप समझ लीजिए CRR, मतलब रिजर्व आपको रखना है। कहता है कि आपके यहाँ कोई बैंक है, आपके पास जितना रुपया लोगों ने जमा किया, रुपया जमा किया का मतलब NDTL, फुल फॉर्म क्या होता है, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिएबिलिटी। तो डिपॉजिट करता है लोग आपके यहाँ, और फिर वो एक टाइम पर आपसे ले भी लेगा। तो वो रुपया आपके पास है, आप उसका 3% RBI में जमा करिए। क्यों? क्योंकि आप अगर भाग जाइएगा तब क्या करेंगे आप। तो ये CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, तो ये RBI को दिया जाता है। आपके बैंक में आपके पास जितना रुपया है उसका 3% जो है आप RBI को दे दीजिए, वो RBI के अंडर में रहेगा, वो रिजर्व रहेगा। 3% RBI बैंकों का यहाँ खा गया। दूसरा होता है SLR। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या है, इसमें कहता है कि 18.5%, और टोटल जो NDTL जो आपके पास है, जो रुपया है आपके पास, उसका 18.5% आपके अपने पास रखना है। कुल मिला करके ये 20 से 22% रुपया किसी भी बैंक का यूं ही बर्बाद करके रखता है। मतलब बर्बाद नहीं, उसको जो है लोगों के हाथ में जाने देने से रोकता है, ताकि आपके पास जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा आप, उतना कम आप रुपया को बाहर नहीं निकलने देंगे। और जब रुपया बाहर नहीं निकलेगा, महंगाई कंट्रोल में रहेगा। और जब वहीं पर आपका, जब यहाँ पर रेपो रेट, MSF, यानी कि ये RBI का जो रेट है बाद बाकी बैंकों के लिए, ये जब रेट घट जाता है तो बैंक के पास ढेर सारा रुपया आ गया। अब ये रुपया आ गया तो ये भी तो किसी को लोन देकर के रुपया कमाना चाहता है, तो ये फटाफट लोन देना शुरू कर दिया, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रुपया आ गया। अब ज़्यादा रुपया आने का मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास ज़्यादा रुपया आ जाएगा तो महंगाई वहाँ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए RBI कोशिश करता है कि लोगों के पास रुपया रहे ही नहीं, जो फुटानी उझाड़ेगा। लोगों के पास रुपया है तभी तो वो फुटानी झाड़ता है। क्यों ना हम इन रुपयों को इनके पास जाने ही ना दें। ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कौन कौन सा रेट चलता है, तो MSF, फुल फॉर्म क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, बैंक रेट। फिर यहाँ से जो आगे बढ़ता है वो कौन कौन सा है, तो PLR हो गया, बेस रेट हो गया। अब लोगों के पास रुपया को कंट्रोल हम कर दिए, और रुपया को कंट्रोल करने के लिए कि अभी जो आप सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, प्रतिभूति, प्रतिभूति ये ओपन मार्केट होता है। याद रखिएगा कि ये सिक्योरिटी जो है, ये प्रतिभूति, इसको देखिए, जिस तरह से अभी आप देखें कि लिक्विडिटी मतलब तरलता होता है, लिक्विड माने तरल होता है, और उसी को इकोनॉमिक्स में हम क्या बोल रहे हैं, तो कैश बोल रहे हैं। लोन, लोन का हिंदी क्या बोल रहे हैं, शाख बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसा टर्म है जो कि आपको यहाँ पर कुछ और वहाँ पर कुछ और हो जाता है। तो यहाँ सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी, प्रतिभूति। ये क्या है, तो ये एक खुला बाजार है। क्या ये मौद्रिक नीति का हिस्सा है, याद रखिएगा, बिल्कुल ये सिक्योरिटी प्रतिभूति जो है मौद्रिक नीति का हिस्सा है। अब इसको एग्जांपल में समझिए, LIC बीमा जो आप करवाते हैं, बीमा करवाते हैं, उसमें क्या होता है कि लोगों से रुपया निकालने का ये एक ज़रिया है। LIC, आपके पास रुपया है, आप बहुत ही मतलब कि रुपया खर्च कर रहे हैं, अपने आप में पूरा गर्मी दिखा रहे हैं। जहाँ 100 रुपये का सामान था, वहाँ आप बिना पूछे हुए आप उसको बोलते कि देखिए 100 रुपये किलो कोई सामान है, और आप बिना पूछे उसका 1 किलो तोल दीजिए। वो कहता है कि देखिए हम 150 रुपया बेचे हैं, आपको हम 120 लगा दे रहे हैं। क्या महंगाई बढ़ गया। और इसी तरह जितना ज़्यादा लोगों के पास यदि ये रुपया आ जाएगा, तो वो भी आएगा, बोलेगा सीधा ठीक है रुपया 1 किलो तोल दीजिए, 2 किलो तोल दीजिए, बिना रुपया पूछे हुए। और इससे क्या होगा कि दुकानदार को पता चल जाएगा, अच्छा
हमारा जब कोई भी सामान ज़्यादा दाम पर बिक रहा है तो हम कम क्यों करें? तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके रखेगा। बढ़ा करके रखेगा इसका मतलब क्या हुआ? महंगाई वहाँ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई कोशिश ये करता है, सरकार की कोशिश यही रहती है लोगों के पास रुपया ही ना जाए। अभी जैसे देखे होंगे कोरोना के टाइम में जब रुपया मार्केट में ख़त्म हो गया था, तो अब सोचा कि देखिए अभी यदि हम रेपो रेट, इस सब चीज़ों को, मौद्रिक नीति को यदि हम कठोर बनाए रखते हैं तो लोगों के पास रुपया जाएगा नहीं। उसका कारोबार पहले से चौपट हो चुका है, फिर वो कैसे खड़ा होगा? तो इसके लिए क्या किया कि मौद्रिक नीति में ढील दिया गया। तो इसको ढील देना, कभी मजबूत करना, कभी इसको कठोर कर देना, कस देना, ये सब चीज़ समय समय पर बदलते रहता है। तो समझ गए प्रतिभूति क्या होता है? प्रतिभूति जो है एक तरह से आपके पास जो रुपया रहता है उसको निकालने का एक ज़रिया है। आपके पास रुपया है और आपके पास बैंक वाले आएंगे, अधिकारी कहेंगे कि देखिए आपके पास रुपया है तो आप इतना रुपया यहाँ पर लगा दीजिए, ये स्कीम ले लीजिए, ये स्कीम ले लीजिए, ये स्कीम ले लीजिए। उसका मकसद है असल में ये कि आपसे वो रुपया निकालवाना चाह रहा है। आप जितना ज़्यादा रुपया निकालेंगे, जितना ज़्यादा रुपया निकाल देंगे उतना ही ज़्यादा आपका हाथ बंध जाएगा। अब हाथ बंध जाएगा तो खरीदिएगा कम। इसी तरह से जब खरीदारी कम होगा तो वहाँ पर महंगाई घट जाएगा। आपको भी पता है डिमांड बढ़ने पर ही आपका महंगाई बढ़ता है। मान लीजिए कोई टीचर हैं, जो भी छोटे से टीचर हैं, बहुत कम रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उन्हीं का डिमांड जब बढ़ जाएगा तो वो अपना रेट बढ़ा देंगे ना, बढ़ा देंगे। कोई भी है रेट बढ़ा देगा। वही चीज़ होता है यहाँ भी। तो क्यों ना लोगों डिमांड को ही कंट्रोल कर लिया जाए, महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो प्रतिभूति के साथ में वित्त क्रमानुपाती रिलेशन है तरलता का, यानी कि सिक्योरिटी प्रतिभूति बढ़ाइए, तरलता घट जाएगा। और वही मौद्रिक नीति का भी वही बात है, मौद्रिक नीति को कठोर बनाइए तो ये जो है आपका, इसको जितना बढ़ाइएगा, मौद्रिक नीति को जितना मजबूत करिएगा, लिक्विडिटी उतना ही, तरलता उतना ही आपके मार्केट से घटता चला जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि रुपया छाप करके गरीबी दूर नहीं किया जा सकता है। यदि आप ऐसा करने का कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रुपया लोगों के बीच आएगा। और रुपया आने के बाद क्या होगा कि वो कोई भी सामान ऐसे ही खरीदते जाएंगे, दाम बढ़ता चला जाएगा और महंगाई कई गुना बढ़ जाएगा। वेनेजुएला इसका पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक सबक है कि रुपया छाप करके आप महंगाई ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और ये मौद्रिक नीति याद रखिएगा, ये आरबीआई के अंडर में है और आरबीआई चाहे तो महंगाई घटा सकती है, बढ़ा सकती है। एक छोटा सा रेपो रेट जैसे बढ़ गया, रेपो रेट बढ़ा कि लोन बढ़ जाएगा, लोगों के पास रुपया कम आने लगेगा, मांग घट जाएगा, महंगाई घट जाएगा। तो हर चीज़ को बैलेंस करने का, अब ऐसा नहीं कि अब महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो केवल एक यही फैक्टर है, केवल एक यही फैक्टर नहीं है। ये भी कंट्रोल करने का महंगाई को एक बढ़िया तरीका है और इससे भी कंट्रोल कई बार किया जाता है। और इसको अर्थशास्त्र हम लोग बहुत ही डीप से समझेंगे तो जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।